कैसे हैं सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल कोड के एक नई हिंदी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एक है डास्क प्लेट। तो अब से मैं लोग जो है चैप्टर नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। आप लोगों को अगर कुछ समझ ना आया तो आप वहाँ जाकर रीड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो लिन फैंग और हियोमो है उनके बैटल का वक्त आ चुका था और कोई पर्पल कपड़ों वाला बंदा आया था जो कि फुल सॉरी में था, ठीक है। प्रिंसिपल ने भी उसको धर दबोचने के लिए फुल तैयार था। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे जो एरिया उस एरिया में तो चेंज जांग है वो अपना ट्रेवल्यूशन क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वाइटनिंग हो रही है ना। तब अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा आप ही जाए तो समझ जाना कि चेंज जंग सक्सेसफुल हो जाए, उसको थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेसन देना। तब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पर्पल कपड़ों वाला आदमी सोच रहा था कि उसके लिए डेफिनेटली सीट रिजर्व होगी। यू क्लैन के इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, चाहे वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग उनके साथ पोलाइटली बिहेव नहीं करता, लेकिन उन्हें सीट देनी ही पड़ती वरना उनकी बेइज्जती हो जाती। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट बैठने वाले थे तभी वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग बोलते हैं, मिस्टर यू आप उस सीट पर नहीं बैठ सकते। मैं नहीं बैठ सकता, पर्पल कपड़ों वाला आदमी वहीं चढ़ाकर बोलता है और मतलब बोलता है, ठीक है। अगर मैं नहीं बैठ सकता तो कौन बैठ सकता है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सीट रिजर्व्ड है। आप फिर भी वहां बैठना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। लॉन्ग डिंग बिना किसी रिस्पेक्ट के बोला और अपनी स्लीव्स ऊपर उठा लिया। उसके तुरंत बाद वो मेन सीट की साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। पर्पल कपड़े वाला आदमी भी हेजिटेट करने लगता है। अगर लॉन्ग डिंग खुद मेन सीट पर नहीं बैठ जाता तो वो डेफिनेटली गुस्से से फट पड़ता। अगर वो बैठता तो लॉन्ग डिंग ने ऐसे नहीं किया, वो साइड में जाकर बैठ गई। इसी वजह से पर्पल कपड़े वाले आदमी को कंफ्यूज हो गया कि क्या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाला है जो खुद लॉन्ग डिंग जो उसके लिए मेन सीट छोड़ रहा है, कहीं वो तो नहीं। उस आदमी के दिमाग में एक रियलाइजेशन आती है, उसके माइंड में एक चिल्लाहट अपीयर होता है। सरप्राइजिंगली वो इंसिस्ट नहीं करता, ठंडी आवाज में नाक से आवाज निकालता है और मेन सीट के दूसरे साइड जाकर बैठ जाता है। मतलब कौन है हमें भी नहीं पता। ठीक है। प्लेटफॉर्म पर बैठे सेलेस्टियल एकेडमी के मेंबर शांति से ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वाइस प्रिंसिपल और ह्यू ग्लैन के रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। दोनों एक दूसरे को फ्रेंडली नहीं मानते थे और इसी बात पर आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। ऐसा ऑलमोस्ट लग रहा था जैसे वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। होली कोर्टयार्ड ऑफ जियो और नाइन क्लाउड क्लैन के मेंबर्स भी अलग नहीं बैठे थे। क्राउड को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या चल रहा है। सभी लोग, ठीक है, लॉन्ग डिंग और सेलेस्टियल एकेडमी के दूसरे मेंबर्स के पास बैठ गए। वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग, मैंने सुना है कि सेलेस्टियल एकेडमी के पास 10 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिसाइपल है। अब आज जब होली कोर्टयार्ड ऑफ जियो क्रिएट हो चुका है तो मैंने सोचा है कि दोनों इंस्टीट्यूट के बीच एक कंपटीशन करा देना चाहिए। आपका क्या कहना है। होली कोर्टयार्ड ऑफ जियो की साइड में बैठा एक पर्सन इन्विटेशन लेकर ये क्वेश्चन पूछता है, इनिशिएटिव लेकर, मतलब आगे बढ़ गया था, ठीक है, जिसने सेलेस्टियल एकेडमी में काफ़ी मेंबर्स को सरप्राइज कर दिया था। सेलेस्टियल एकेडमी के होली कोर्टयार्ड ऑफ जियो को बिगेस्ट सेक्ट के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को सिलेक्ट करके बनाया गया था। जियो कंट्री के 8 हाई ऑफिशियल्स से भी 2 लोग उनमें ज्वाइन कर चुके थे। चाहे सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन बिगेस्ट सेक्ट के बेस्ट डिसाइपल सब कम्पीट कैसे कर सकते थे। हाउ यू सेक्ट यून हाई सेक्ट वन जाउ सेक्ट सभी जियो कंट्री में बहुत इन्फ्लुएंस रखते थे। उन्होंने अपने बेस्ट स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली हाई कल्टिवेशन लेवल्स तक ट्रेन किया था और उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल होली कोर्टयार्ड ऑफ जियो के अंदर भेज दिए थे। ठीक है, ये बहुत पावरफुल था। अगर सेलेस्टियल एकेडमी उनके अगेंस्ट फाइट करती तो वो डेफिनेटली हार जाती। मेरी सेलेस्टियल एकेडमी अभी वीक है, हमें अभी बहुत इम्प्रूव करना है, तब जाकर हम होली कोर्टयार्ड ऑफ जियो से कम्पिटिट कर पाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम, मतलब ऐसा था, ठीक है, लेकिन हम आप लोगों से बिगेस्ट से के बेस्ट स्टूडेंट को कैसे हरा सकते हैं। ऐसे कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस वीकर हैं। लॉन्ग डिंग ये वर्ड्स बोलता है, लेकिन उसकी टोन क्लियरली होली कोर्टयार्ड ऑफ जियो का मजाक उड़ा रही थी। सेलेस्टियल एकेडमी वीक थी, लेकिन वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ से धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे थे, जबकि होली कोर्टयार्ड ऑफ जियो शुरू से ही पावरफुल था, क्योंकि उसने दूसरे सेक्ट के स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके अपनी पावर को बढ़ाया था। ये कोई अच्छा तरीका नहीं था। दूसरे पर्सन लॉन्ग डिंग की बात सुनकर तुरंत चुप हो गए। उस मोमेंट पर क्राउड फाइटिंग स्टेज की तरफ देखता है। मुंह अभी भी वहां बैठा हुआ था, कंप्लीटली साइलेंस। सिर्फ एक पर्सन का वेट कर रहा था, मतलब नहीं आया था, लिन फेंग। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था, सूरज और ज़्यादा गर्म होता जा रहा था। अब ऑलरेडी दोपहर हो चुका था। सबसे ज़्यादा अपस्टेटिंग बात यह थी कि लिन फेंग सरप्राइजिंगली अभी तक नहीं आया था। लॉन्ग डिंग, तुम्हारे स्टूडेंट काफ़ी अजीब है, इतने सारे लोगों को वेट करवाना उसे पसंद है, पर्पल कपड़े वाले बंदे ने कहा। वो इम्पेशेंट हो चुका था। एक बच्चे के लिए इतना लंबा वेट क्यों करना पड़ रहा था उसे। लिन फेंग और हियोमी की बैटल
आज के लिए प्लान्ड है। उन्होंने एग्जैक्ट टाइम डिसाइड नहीं किया था। लॉन्ग डिंग ने कामली कहा, मतलब प्रिंसिपल का नाम है, ठीक है, लॉन्ग डिंग, डिंग या फिर डी, समझ लो आप। आज इतने सारे लोग स्पेशली ये बैटल देखने आए हैं और सेलेस्टियल एकेडमी के हर इंसान इस बैटल के बारे में जानता है और वो अभी तक नहीं आया। इसका क्या मतलब है? मैं कैसे जानूँ? जब लिन फेंग आएगा तब उसे खुद पूछ लेना। लॉन्ग डिंग पहले की तरह फ्रेंडली टोन में बोलता है, अनफ्रेंडली टोन में। फिर पर्पल कपड़ों वाला बंदा इम्पेशेंट हो गया था। सेलेस्टियल एकेडमी के मेंबर्स भी इम्पेशेंट हो रहे थे। वो कंटिन्यूसली आपस में खुशपुट कर रहे थे कि लिन फेंग सच में बहुत एरोगेंट है, वो अभी तक नहीं आया। हे शायद वो फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो रेडी नहीं है। एक पर्सन स्माइल के साथ कहता है, इम्पॉसिबल, चाहे वो फाइट नहीं कर सकता, ही में उसे नहीं छोड़ेगा। जो भी वो लिन फेंग हाइट नहीं हो सकता, इसलिए बैटल ही बेस्ट सिचुएशन है, मतलब सॉल्यूशन है। शायद वो ऑलरेडी भाग गया हो, कौन जानता हो। क्राउड यही बातें कर रही थी, सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे। या तो रुक कर वेट करे या फिर वहां से चले जाए, कोई बोलता है। अनएक्सपेक्टेडली हीरो में अभी भी वही बैठा हुआ था, जैसे कोई भी चीज़ उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही हो। शाम का सूरज वेस्ट साइड में चमक रहा था। फाइटिंग स्टेज पर गिर रही थी उसकी लाइट, जहां अभी भी एक पर्सन बैठा हुआ था। कितना सबको पूरा दिन वेट करवाता है। सभी बातें कर रहे थे, ठीक है। लिन फेंग डर गया है, यही बातें हो रही थी। लॉन्ग डिंग, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहोगे? पर्पल कपड़े वाले ने फिर कहा। लिन फेंग ने सबको पूरा दिन वेट करवाया था, अभी तक दिन खत्म नहीं हुआ। डीन ने कहा, हम इसको डीन बोलेंगे, मतलब यार क्या बोले इसको, वाइस प्रिंसिपल ही बोलेंगे, मतलब लॉन्ग डिंग बोल दूंगा मैं, समझा, ठीक है। दूसरी तरफ होली कोर्टयार्ड ऑफ जीयू के मेंबर्स भी इम्पेशेंट हो रहे थे। सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट्स इतना एरोगेंस कैसे हो सकते हैं? वो हमें इतने देर से वेट करा रहे हैं। लिन कियान, तुमने कहा था कि लिन फेंग तुम्हारा कजन है। एक हैंडसम आदमी क्राउड के बीच बैठी लिन कियान से पूछता है। शायद वो नहीं है। लिन कियान भौं से करते हुए बोलती है। प्रिजन अरीना वाले दिन लिन फेंग सिल्वर मास्क को पहने हुआ था, इसलिए लिन कियान को अभी भी डाउट्स थे, ठीक है। बाद में उसने सुना था कि सिल्वर मास्क पहनने वाला बंदा लिन फेंग था। ये सुनकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड रह गई थी, इसीलिए वो खुद अपनी आंखों से कंफर्म करने सेलेस्टियल एकेडमी आई थी। चाहे वो हो भी या नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। बस फिफ्थ लिंक की लेयर का एक छोटा बच्चा ही होता है और वो क्या कर लेगा? हैंडसम आदमी कोल्ड टोन में कहता है। लिन कियान हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू जू, मतलब वही यार तारीफ कर रहा है, ठीक है। वो आदमी एग्जैक्टली जू जैंग पेंग था। वो हाउ यू सेक्ट का जीनियस, वो जूयू कंट्री के 8 हाई ऑफिसर्स में से एक था, लेकिन अब वो होली कोर्टयार्ड ऑफ जूयू ज्वाइन कर चुका था। उस मोमेंट पर क्राउड सडनली लाउड हो जाती है, लोग साइड हटने लगते हैं और एक रास्ता बन जाता है। लिन फेंग आ गया, यही बातें होने लगती है। काफी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो सच में सोचने लगे थे कि लिन फेंग आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि शाम को वेट करने के बाद वो आएगा। उस वक्त लिन फेंग व्हाइट रोब पहने हुआ था, उसकी बैक पर एक शॉट लगी हुई थी। वो क्लीन और काम लग रहा था। उसका हर स्टेप डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था। अगर कोई ध्यान से देखे तो नोटिस करता कि उसके हर स्टेप बिल्कुल सेम डिस्टेंस का था। 5 मीटर ऊंचे व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए सब लोग लिन फेंग के सील आउट क्लियरली देख सकते थे, मतलब सील आउट मतलब इमेज को, ठीक है, मतलब दूर से आते हुए ऐसे देख सकते थे। लिन फेंग एक्सपेक्टेड के मुताबिक वो सच में लिन फेंग ही था। सभी लोग बातें कर रहे थे, ठीक है। लिन फेंग पहले एक पीस ऑफ ट्रैश माना जाता था, लेकिन उस वक्त उसने ऑलरेडी इतनी बड़ी रेपुटेशन गेन कर ली थी कि उसकी बैटल देखने के लिए बहुत सारे पावरफुल लोग पर्सनली आए थे। लिन कियान को भी पहले लिन फेंग के अंदर, मतलब लिन क्लैन के अंदर ऐसी ही इंपॉर्टेंस मिलती थी। जब सब उसने उसे इतना इंपॉर्टेंस देते कि उन्होंने लिन फेंग और उसके फादर लिन क्लैन को एक्सपेल तक कर दिया था। चाहे वो बहुत फेमस नहीं बने थे, लेकिन वो होली कोर्टयार्ड जूयू के स्टूडेंट बन गई थी। लेकिन लिन फेंग ऑलरेडी 6th लिन क्लियर के कल्टिवेटर को डिफीट कर चुका था, जबकि वो खुद अभी भी 3rd लिंक की लेयर ब्रेक नहीं कर पाई थी और उसी बात से खुश हो रही थी। मतलब वो का लिया था, उसको नहीं पता था, ठीक है। तो बस मैं 3rd लिंक की लेयर पास हो गई, मैं अपनी क्लियर में इंग्लिश तो ऐसा वैसा वो मान रहे थे, ठीक है। लिन की आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशन दिख रहे थे, जेलसी, ग्रीड, मतलब कोल्डनेस, सब, ठीक है। उसे लिन फेंग को मारना ही होगा। वो उसे योंगजू सिटी वापस नहीं जाने दे सकती थी, वरना फ्यूचर में लिन क्लैन का हेड वो नहीं बन पाती, लिन फेंग बनेगा। ही वो अपनी आंखें खोलता है जैसे उसने ही किसी की प्रेजेंस फील कर ली हो। एक कोल्ड की और फोर्स उसके बॉडी से निकलने लगती है। वो सीधे लिन फेंग के घूर कर देख रहा था। लिन फेंग भी हियोमुई को उतनी ही कोल्ड ग्लेयर दे रहा था, उसकी तरफ चल रहा था। एक कोल्ड ऑप्रेसिव एनर्जी उसके बॉडी पर गिर रही थी। चाहे हियोमुई अभी भी उससे काफी दूर था, फिर भी वो लिन फेंग की ऑप्रेसिव एनर्जी फील कर सकता था। उसके जवाब में लिन फेंग भी अपनी बॉडी से टू की फोर्स रिलीज कर रहा था। वो एक्सट्रीमली शार्प थी उसकी की और फोर्स सीधे हियोमुई की तरफ रश कर रहे थे। चाहे लिन फेंग अभी फाइटिंग स्टेज तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वो हियोमुई उस शार्प एनर्जी को फील कर सकता था जो उसकी स्किन को पियर्स कर रही थी। लिन फेंग अभी फाइट स्टेज पर
पहुंचा भी नहीं था कि दोनों ऑलरेडी की बैटल लड़ना शुरू कर चुके थे। तो देखो भाई 10 मिनट के एक चैप्टर है, ठीक है। स्वॉर्ड फोर्स, पूरी क्राउड स्टन रह गए थे। लिन फेंग स्वॉर्ड फोर्स को कंट्रोल कर सकता था, उसमें मास्टर लेवल तक पहुंच चुका था। लिन फेंग के हर स्टेप के साथ उसकी फोर्स और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही थी। पूरा एटमोसफेयर स्वॉर्ड फोर्स से भर गया था। उस स्वॉर्ड फोर्स के प्रेशर के नीचे उसके आसपास खड़े लोग पीछे हटने लगे। जिस मोमेंट लिन फेंग फाइटिंग स्टेज पर पहुंचा, एक इनक्रेडिबली स्वॉल और फियर्स स्वॉर्ड फोर्स हवा को चीरते हुए सीधे हियो की तरफ बढ़ने लगी। एक बात तो क्लियर सी कि लिन फेंग आ चुका था और वो अब उसकी स्वॉर्ड स्पेक्टेटर्स को एक स्पेक्सुलर बैटल, मतलब देखने वालों को एक बैटल मिलने वाले थे, ठीक है। हियो में अब ऑलरेडी खड़ा हो चुका था। उसने बॉडी से ग्लूमी कोल्ड की निकल रही थी। लिन फेंग की वजह से स्वॉर्ड फोर्स उसके हार्ट को जरा से भी ट्रम्बल नहीं कर पाई थी। हियो की आंखों में गहरी बर्निंग फ्लेम्स उठ रही थी। उस मोमेंट उस पर लिन फेंग की ब्लड का यूज करके फेमस होना चाहता था वो। मतलब वही था यार, तुम्हें मारूंगा तो फेमस हो ही जाऊंगा, ठीक है। क्राउड फिक्स नजरों से फाइटिंग स्टेज को देख रहे थे। चाहे लिन फेंग आज बहुत लेट आया हो, लेकिन उसकी इनक्रेडिबल फोर्स को ने सबको ऑलरेडी डिससेटिस्फेक्शन को भुला दिया था। ये बैटल डेफिनेटली पूरे दिन वेट करने लायक थे कि इतना ग्लोरियस है। उस मोमेंट पर पर्पल कपड़ों वाला आदमी फाइटिंग स्टेज को देखते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम बहुत एरोगेंट हो, तुमने हमें को सबको पूरा दिन वेट कराया, अब एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं समझते। पर्पल क्लॉथ वाले मतलब बंदे की वॉइस बहुत लाउड थी, लिन फेंग के कानों में गूंज उठते। वो लिन फेंग को ब्लेम कर रहा था कि उसने उन्हें वेट कराया। लिन फेंग ठंडी सांस छोड़कर उसकी बॉडी के आसपास की एनर्जी डिस्पर्स हो जाती है और वो सीधे स्टेप सब पीछे ले लेता है। एक मोमेंट पहले वो पूरी फोर्स और की यूज़ कर रहा था ताकि ह्यूमन के साथ कम्पिटिट कर सके। उसका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ ह्यूमन पर था। उसने सोचा नहीं था कि पर्पल कपड़ों वाला आदमी सडनली इतना डेस्परेट कमेंट कर देगा और लाउडली उसका फोकस तोड़ देगा। उसी मोमेंट जब उसका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, ह्यूमी की एनर्जी हल्का सा लिन फेंग की बॉडी में पेनिट्रेट कर गई, जिस वजह से वो थोड़ा इंजर्ड हो गया। हाँ, एनर्जी से इंजर्ड, ठीक है, हमें क्या करना। क्राउड स्टन रह गई। पर्पल कपड़ों वाले आदमी की तरफ देखने लगे, कितना अग्रेसिव है ये। क्लियरली एक इनिशियल शो ऑफ स्ट्रेंथ था। लॉन्ग डिंग भव्य सिकोड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। उसी मोमेंट लिन फेंग की आंखों में पर्पल कपड़ों वाले आदमी और उसके साइड में बैठे हुए यंग लोगों को देखने लगा। वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि क्या चल रहा है। फिर भी वो ठंडी आवाज में बोलता है, क्या मैंने तुम्हारे साइड में बैठे इन दोनों को बेइज्जत नहीं किया था? अगर तुम उनका बदला लेना चाहते हो तो सीधे बोल दो। इतने चीप मेथड यूज करने की क्या जरूरत है? तुम सच में सेमलेस हो। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हें वहां बैठने का राइट किसने दिया। तुम सिर्फ खुद को फूल बना रहे हो। लिन फेंग के वर्ड्स खत्म होते ही क्राउड हैरान रह गया। लिन फेंग सच में बहुत ऑडियस था, बेपरवाह था। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था और उसके वर्ड्स शार्प और पॉइजनस थे, ठीक है। वो यूक्लैन के मेंबर्स से भी इतने पोलाइट तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहा था। उसका जस्ट इंसल्ट कर रहा था ओपनली, ठीक है। पर्पल कपड़ों वाला आदमी की आंखें सिकुड़ गई। उसने सोचा था कि लिन फेंग एक उसको लेसन सिखाएगा। लिन फेंग बस अपनी गलती मानकर अपोलोजाइज दे देगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग ऐसा बात करेगा, लेकिन लग रहा था उसका जो एज्यूम किया था सब गलत था। लिन फेंग उसकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा एग्रेसिव था। तुमने अभी क्या कहा? पर्पल कपड़ों वाले ने कहा। वो यूक्लैन का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पर्सन था, इतने इंपॉर्टेंट कि इवन लॉन्ग डिंग भी कहीं ना कहीं उससे कॉशियस रहता था और एक जूनियर एक्चुअली उसके इंसल्ट कर रहा था। ह्यूमिलिएशन पीक पर थी। तुम कह रहे हो कि मैं बेइज्जत हूँ और मैं तुम्हें पूरे दिन वेट करवाया और ऊपर से मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी देनी चाहिए। मेरी और ह्यूमी की बैटल आज के लिए प्लान्ड थी, लेकिन हमने एग्जैक्ट टाइम डिसाइड नहीं किया था, इसलिए चाहे मैं शाम में आया या किसी भी वक्त आओ, तुम्हें इससे क्या लेना है? जरा लिन फेंग कोल्ड टोन में कहता है। लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने लिन फेंग ने तुम्हें यहाँ आने के लिए इन्वाइट किया था? मैं फाइट करूँ या नहीं ये मेरा खुद का मैटर है। और तुम देखना चाहते हो या नहीं ये तुम्हारा खुद का मैटर है। तुम खुद यहाँ बैटल देखने आए हो और अब मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों दूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लिन फेंग ने के वर्ड्स इतने साफ थे कि पर्पल कपड़ों वाला आदमी सच में स्टंट रह गया था। लेकिन लिन फेंग रुकता नहीं, वो कंटिन्यू करता है। एक सीनियर बैटल देखते हुए सडनली मुझ पर प्रेशर डालता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बिहेवियर एक सेमलेस पर्सन जैसी है? क्या तुम अपनी एक्शंस से फेस लूज नहीं कर सकते?
ऐसे बातें करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हें एम्बेरस फील नहीं होता? क्राउड कंप्लीटली स्टंट रह गई थी। वो पर्पल कपड़ों वाले आदमी को एक स्ट्रेंज नजर से देखने लगे। सच में कहे तो लिन फेंग की बातें काफी एक्यूरेट लग रही थी। लिन फेंग ने एग्जैक्टली टाइम डिसाइड नहीं किया था और ना ही किसी को बैटल देखने के लिए इनवाइट किया था। बैटल देखने आना सबका खुद का डिसीजन था और उनके यू क्लैन के साथ कोई रिलेशन भी नहीं था। वो सीनियर सरप्राइजिंगली लिन फेंग को ब्लेम कर रहा था, जो क्लियरली वर्थलेस था। क्राउड सडनली मतलब सीक्रेटली लिन फेंग के से एग्री कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं की। पर्पल कपड़ों वाला आदमी का एक्सप्रेशन अगली हो गया। तभी उसे कुछ दूर बैठे वाइस प्रिंसिपल हल्का सा हंसते हुए उसे कुछ दूर बैठे बोलते हैं, हे ऐसे मेथड सच में बहुत लो होते हैं। यू क्लैन का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन वाकई बहुत मेजेस्टिक और पावरफुल है। मेजेस्टिक और पावरफुल। पर्पल कपड़ों वाले आदमी ने पहले ही इतनी इंसल्ट सुन ली थी। वो पहले लिन फेंग को लेसन सिखाना चाहता था, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लिन फेंग उसे ह्यूमिलिएट कर देगा। अचानक क्रैक के साथ वो स्टोन सीट पर पर्पल कपड़ों वाला आदमी बैठा था क्रैक हो जाती है। उसमें एक डीप फीसर पड़ गया था, मतलब कट पड़ गया था, लेकिन कंप्लीटली पियर्स में नहीं टूटी सीट। ठीक है, मतलब हल्का सा क्रैक आ गया था। वो लिन फेंग को घूर कर देख रहा था, जैसे उसे अभी यही तुरंत मारते। मेजेस्टिक और पावरफुल, हाँ मैं वाकई मेजेस्टिक और पावरफुल। लिन फेंग, अगर तुम आज हार गए तो ह्यूमो डेफिनेटली तुम्हें मार देगा, और अगर तुम जीत गए तो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम जीतो या हारो। आज तुम्हारा एंड फिक्स है। पर्पल कपड़ों वाले आदमी की आंखों में क्लियर किलिंग इंटेंट भर गया था। उसकी वॉइस लाउड और एग्रेसिव थी। सब लोग स्टन रह गए थे। मैं मेजेस्टिक और पावरफुल हूँ। मैं एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। मुझे हमेशा वही मिलता है जो मैं चाहता हूँ। बैटल का रिजल्ट चाहे जो भी हो, लिन फेंग को उसे प्रोवोक करने की सजा में बनना ही पड़ेगा। यू क्लैन का इंपॉर्टेंट सीनियर्स एग्जैक्टली ऐसे ही मेजेस्टिक होते थे। सभी लोग बातें करने लगे। क्यों लगता है कि तुम सोचते हो कि सेलेस्टियल एकेडमी तुम्हारी यू क्लैन है? यहाँ तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। वाइस प्रिंसिपल की वॉइस आई। उसके तुरंत बाद वो लिन फेंग के तरफ मुड़कर बोले, लिन फेंग और तुम ह्यू में फाइट करो, वरी मत करो। चाहे मैं उसे किल नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये बंदा तुम पर अटैक करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे उसके साथ एज जूनियर कल्टिवेटर्स को डेफिनेटली किल कर सकता हूँ। तुम क्या क्या कह रहे हो? उस बंदे ने कोल्ड टोन में कहा। वो लॉन्गडिंग को घूरते हुए कहता है, वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग, तुम यू क्लैन के जूनियर्स को थ्रेटन कर रहे हो। कितना सेमलेस। क्राउड यू क्यू की बात सुनकर स्टंट रह गई। एक्सट्रीमली पावरफुल होना वाकई मेजेस्टिक था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतने सेमलेस भी हो सकता था। लॉन्ग डिंग भी एस्टोनिश्ड हो गए, मतलब स्टंट रहेगा। ठीक है, उन्होंने इंस्टेंटली मोकिंग टोन में बोला, तुम सेलेस्टियल एकेडमी के जूनियर्स को थ्रेटन कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे यू क्लैन के जूनियर्स को थ्रेटन क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा? उस बंदे ने नाक चढ़ाई और बोला, क्या तुम यू क्लैन को एंग्री करना चाहते हो? तुम अभी सेलेस्टियल एकेडमी के अंदर हो। लॉन्गडिंग कोल्डी बोलता है, क्लियरली लास्ट वर्ड्स लेने की कोशिश करते हुए। सो व्हाट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेलेस्टियल एकेडमी है। यू क्लैन को ह्यूमिलिएट करने का रिजल्ट सेलेस्टियल एकेडमी की डिस्ट्रक्शन होगी। यू क्यू को इविल टोन में बोलता है। क्राउड कंप्लीटली शॉक हो गए थे। वो ओरिजिनली लिन फेंग और ह्यूमी की बैटल देखने आई थी। किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि वो यू क्यू और लॉन्गडिंग की कन्फ्रंटेशन भी विटनेस करेंगे, और वो भी सिर्फ लिन फेंग की वजह से। साथ ही पूरे क्राउड साइलेंट हो गया था। लॉन्गडिंग भी की सीरियस की तरफ देखने लगे था। ठीक है, यू क्यू ने ओपनली सेलेस्टियल एकेडमी को खत्म करने की थ्रेट दे दी थी। एकेडमी के सारे मेंबर्स चुप हो गए थे। हर जगह एब्सोल्यूट साइलेंस था। फिर मिस्टर यू, आपका टेम्पर बहुत खराब है। एक आवाज उस साइलेंट क्राउड के बीच से सुनाई देती है। एक सिलाउट क्राउड के बीच अपीयर होती है। उस पर्सन के फेस पर वार्म और फ्रेंडली स्माइल थी, और वो बहुत इजी गोइंग लग रहा था। काफी लोग उस पर्सन को देखकर स्टंड हो गए। इवन यू क्यू भी हल्का सा कांप गया। एज एक्सपेक्टेड, मैं मेन सीट इसी पर्सन के लिए रिजर्व की गई थी। जब लिन फेंग ने उस मैन को देखा तो वो भी स्टंट रह गया। वो उसे पहले भी मिल चुका था। प्रिजन अरीना में लिन फेंग की बैटल का रेफरी बनने वाला पर्सन भी वही था। मतलब एक्सपेक्टेड। इसका स्टेटस डेफिनेटली मिस्टीरियस। लिन फेंग ने पहले भी नोटिस किया था कि मेन सीट खाली है। पॉसिबिलिटी थी कि वो सीट इसी यंग मैन के लिए रिजर्व की गई थी। उसका स्टेटस यू क्लैन वाले आदमी से हायर लग रहा था। जब लॉन्गडिंग ने उस यंग मैन को देखा तो वो स्माइल करता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। योर हाइनेस, लॉन्गडिंग एक्सट्रीमली पोलाइट में बोलता है। यू क्यू भी खड़ा हो जाता है। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, योर हाइनेस,
मजाक कर रहे हैं, मेरा टेम्पर खराब नहीं है, हे, अगर ऐसा है तो और भी अच्छा है। मिस्टर यू, वाइस प्रिंसिपल लॉन्ग प्लीज बैठ जाइए, इतने पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। वो स्माइलिंग यंग मैन बहुत पोलाइटली बोलता है और एक प्रिंस होने के बावजूद जरा भी एरोगेंट साउंड नहीं करता। वो ऑलरेडी मेन सीट पर पहुंच चुका था। उस मोमेंट पर होली कोर्टयार्ड ऑफ जीयू के मेंबर्स के बीच बैठा मतलब चू जैंग पेंग एग्रेसिव आइज से उस यंग मैन को देख रहा था। यंग मैन अपना हेड टर्न करता है और चू जैंग पेंग को देखकर स्माइल के साथ नॉट करता है। चू जैंग पेंग एज एक्सपेक्टेड हमेशा एक्सेप्शनल, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ यूर हाइनेस। जू जैंग पेंग नॉट करके उस यंग मैन को ग्रीट करता है। उसकी अग्रेसिव लुक्स धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती हैं। सेकंड प्रिंस डुआन यू या भी डोयान वू या भी उसकी तरफ 8 हाई ऑफिशियल्स में से एक था। उसकी रैंकिंग में वो उससे भी ऊपर था, मतलब यार वो भी हाई पोजीशन वाला बंदा था। ठीक है, तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं। मुझे नहीं लगा था कि ये राइटर इतना बकचोदी करेगा। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।